कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता ने छोड़ी पार्टी। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कराया शामिल। कल होगी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में होगी बैठक। 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कभी भी कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। कल बहु अनुकृति गुसाई ने दिया है इस्तीफा। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार। हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ किया गंगा पूजन। संतों से भी लिया जीत का आशीर्वाद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, तो वहीं भाजपा का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे। टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी और बद्रीनाथ विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी। वहीं 2 दिन में कई बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। उधर चर्चा है कि कई और कांग्रेसी नेता जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है। ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है, जहां कांग्रेस ने टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं भाजपा ने भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस को अभी नैनीताल और हरिद्वार सीट पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। फिलहाल ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम भी रहने वाला है। माना ये जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पौड़ी सीट पर कांटे की टक्कर हो सकती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें कि अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको घोषित कर दिया गया है। इसमें अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा और पौड़ी से गणेश गोदियाल जो हैं वो मैदान में हैं। साथ ही जोत सिंह गुनसोला जो हैं वो टिहरी प्रत्याशी जो है घोषित किए गए हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस जो है पूरी जोर के साथ जो है यहाँ पर चुनावी मोड़ में नज़र आ रही है। बात अगर यहाँ पर भाजपा की करें तो भाजपा ने भी अपने 5 जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी है
और कांग्रेस भी जल्द ही जो बचे हुए जो दावेदार हैं नैनीताल और हरिद्वार की अगर बात करें, उन सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद। चलिए देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं राजेंद्र भंडारी। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव है, दलबदल का दौर देखने को मिलता है। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है राजेंद्र भारती बीजेपी में फिलहाल शामिल हो रहे हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल की एक बड़ी अपडेट कि कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। देश भर की 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे। वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि टिहरी गढ़पाल संसदीय क्षेत्र के तहत 10 विधानसभा देहरादून में आती है। इनमें से 3 विधानसभाएं हरिद्वार, जबकि 7 विधानसभा टिहरी विधानसभा में आती है। उन्होंने बताया कि देहरादून जिले की 10 विधानसभाओं में 1880 पोलिंग स्टेशन है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, फोर्स डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिए गए हैं। टिहरी गढ़वाल जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जो 10 विधानसभाएं हैं वो देहरादून ज़िले के अंदर पड़ती हैं और बाकी टिहरी ज़िले और उत्तरकाशी ज़िले में पड़ती हैं। तो हमारी जो 10 विधानसभाएं, उसमें से 3 विधानसभाएं जो हैं वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं और 7 जो हैं वो टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है। और रिटर्निंग ऑफिसर टिहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का देहरादून में होता है, DM देहरादून होता है। तो हमारे यहाँ 1880, अगर पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 1880 हमारे पोलिंग स्टेशन है 10 विधानसभाओं में, और उनमें AMF आदि की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा करवा ली गई है। रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान, सारी जो प्लान है वो हमारे द्वारा बना लिए गए हैं। हमारा मतदाता जागरूकता अभियान भी कंटिन्यूसली चल रहा है और हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो पोलिंग डे के दिन वोट देने ज़रूर आएँ। इसके अलावा क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी वो यहीं पे होगी, कलेक्ट्रेट में DM कोर्ट जो है उसके अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाएगी और आगे की जो टाइम लाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन। हरिद्वार में प्रशासन आचार संहिता का पालन करने में जुट गया है। प्रशासनिक अमले ने शहर में लगे सियासी दलों के होर्डिंग पोस्टर हटाना शुरू कर दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि सरकारी स्थानों के साथ सार्वजनिक स्थानों से भी बैनर, पोस्टर, झंडे हटाए जाएंगे। संहिता लग जाती है तो MCC के बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो हमारे को पालन कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी सरकारी दफ्तरों में सरकारी जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या फिर अन्य सरकारी मंत्रियों की जो भी फोटोज रहती हैं वो सब हमारे को हटानी पड़ती है। सरकारी जो भी स्कीम्स हैं उनके भी जो बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे, वो हम सभी को 24 घंटे के अंदर हटाना है। वैसे ही 48 घंटे के अंदर अंदर MCC की जो टीम है वो सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज से ये सारी बैनर्स, पोस्टर्स को हटाने का काम करेंगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जोशीमठ में लगे सभी बैनर और पोस्टर युद्ध स्तर पर हटाए जाने लगे हैं। नगरपालिका परिषद जोशीमठ ने सड़कों के किनारे, चौराहों, तिराहा, सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक प्रचार प्रसार सामग्री वाले बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें 3 सीटें गढ़पाल मंडल और 2 सीट कुमाऊं मंडल में है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने
गंगा पूजन की। गंगा पूजवा के बाद संतों से जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान त्रिवेंद्र के साथ भाजपा के विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर कार्यकर्ताओं के साथ गंगा पूजन किया और संतों से भी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा है। ये हैं 10 साल केंद्र सरकार की उपलब्धियां, तमाम हम चारों तरफ जो विकास देख रहे हैं ये सब इसी कार्यकाल में हुआ है। राज्य में भी 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो बहुत जरूरी है वो यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे भी सौभाग्य मिला कि जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज जो लगभग फाइनल स्थिति में है, महाविद्यालय, तमाम तरह के काम यहाँ पर। उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के तहत आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वह कमर्शियल हो या फिर निजी, उन्हें चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। यात्रा में एक नई पहल की जा रही है जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे और इन चार्जिंग स्टेशन की जो सुविधा होगी वो ऐप के माध्यम से दी जाएगी। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार संभाला था। वहीं जनरल बिपिन रावत के जन्मदिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व सैनिकों ने बिपिन रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेश जोशी ने कहा कि CDS बिपिन रावत का परिवार एक सैनिक परिवार रहा है। बिपिन रावत द्वारा उत्तराखंड के युवाओं के लिए अनेकों काम किए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड के लोगों की लंबाई काफी कम होती है। इसके पहले CDS जनरल बिपिन रावत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट लक्ष्मण सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और 8 दिसंबर 21 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो काम किए हैं, मुझे याद है जब मैं विधायक था, मैं उनके पास गया। हमारे उत्तराखंड के लोगों की हाइट कम होती है। आज जो भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है उसको दिया है तो जनरल बिपिन रावत ने दिया है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हमारे जवानों को भर्ती में दिक्कत नहीं आ रही है। आज हमारे जो 2 बॉर्डर्स जो ब्रिगेड हैं बॉर्डर के, एक पिथौरागढ़ का और एक जोशीमठ का, हमारे गांवों को संवारने के लिए सेना के माध्यम से व्यवस्था हो रही है। ये काम भी जनरल बिपिन रावत ने कहा है और उन्होंने और कई प्लानिंग मेरे उनके साथ मिलकर हुई थी और अचानक हमारे छोड़ के चले गए। उनकी जयंती है, आज हम पूरे सम्मान के साथ उनकी जयंती मनाने यहाँ पर आए। देहरादून में पुराने कमर्शियल डीजल वाहन को स्क्रैप करने और नए वाहन की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी का मकसद लोगों को आरामदायक अच्छे वाहन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शहर में संचालित हो रही पुरानी सिटी बसों और विक्रमों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर बदले में क्लीन फ्यूल बेस्ड गाड़ियों की दिशा में काम किया जा रहा है। 78 पुरानी सिटी बसों का संचालन हो रहा है जो कि 10 रूटों पर संचालित है।
इसके अलावा 450 से अधिक अभी पुराने विक्रम चल रहे हैं। लगभग 350 के लगभग विक्रम पहले ही चेंज हो चुके हैं, जो नए 8 से 13 सीटर में आ चुके हैं। इसके अलावा इन 450 को भी हम लोग फेज आउट करने जा रहे हैं ताकि नई गाड़ियां जिससे जो आरामदायक हो वो लोगों को उपलब्ध हो सके। उसके लिए जो एट प्रेजेंट हमारी पुरानी डीजल संचालित सिटी बसेस चल रही हैं या विक्रम चल रहे हैं, उनको फेज्ड मैनर में हटाकर अच्छी गाड़ियां जो कि क्लीन फ्यूल बेस्ड हो या BS6 नॉर्म की हो, उनको चलाना है। देहरादून के शहर के हर क्षेत्र में और मुख्य मार्गों पर अच्छी सेवा उपलब्ध कराएं और साथ में आम सिटीजन्स के लिए एक ऐसे देहरादून बनाएं जो क्लीन और ग्रीन हो। लालकुआं के मोतीनगर में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अस्पताल 19 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। अस्पताल का निर्माण कार्य फरवरी 2025 तक पूरा होगा। निर्माण एजेंसी ब्रिटकुल के AE मोहम्मद आसिम ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो, उसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होगी। साथ ही कहा कि राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने, इस दिशा में भी प्रयास होने चाहिए। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से अध्ययन करने और राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रवासी सम्मान समारोह भी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरफिना ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सरफिना ट्रस्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर दीपा का कहना है कि ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं की उन तक पहुंचाई जा रही है। सरफिना ट्रस्ट 2 राज्यों में काम करता है, जिसमें देहरादून और उत्तर प्रदेश शामिल है। ट्रस्ट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है और इस क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं वो विशेषकर घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं। हम उनके साथ काम करते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम पूरा करवाते हैं और जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं हम उनको दिलवाते हैं। और सरफिना ट्रस्ट सर 2 राज्यों में काम करता है, एक देहरादून में और एक उत्तर प्रदेश में। देहरादून में हम सरकार के साथ CWC कमेटी के साथ हम भिक्षावृत्ति बच्चों के साथ काम करते हैं और हमारा खुला गृह आश्रय है, वहाँ बच्चों को सुबह लाया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है और शाम को उन्हें सुरक्षित उनके जगहों पर पहुँचाया जाता है। वैसे भी हम कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम बालिकाओं को टेलरिंग की, ब्यूटिशियन की और कंप्यूटर की शिक्षा भी देते हैं और उन्हें आजीविका से जोड़ते हैं। बहादुराबाद ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी ने BDO मानस मित्तल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि BDO मानस मित्तल के द्वारा मुझे किसी भी सरकारी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती और पूछे जाने पर मेरे साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। बिना मेरी सहमति और सुझाव के बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र में किसी भी ग्राम पंचायत में अनावश्यक रूप से कहीं भी कोई भी कार्य शुरू करा दिया जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। अब उच्च अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द बहादुराबाद के खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल का यहां से स्थानांतरण किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जल्द ही ब्लॉक के प्रांगण में भूख हड़ताल की जाएगी। आया था हमारे संज्ञान में, जिसमें ये था कि पिछले साल भी वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया होगा गांव में, नाला को क्रॉस करके। तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये वास्तव में एक जेन्युइन समस्या है, इसको नाले को सही करवाना अति आवश्यक है, जिससे कि इस बरसात में उस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसको देखते हुए उस कार्य को स्वीकृति दिया गया, जिसपे थोड़ा मैडम का आपत्ति था कि इसको हम क्यों करवा रहे हैं। उसमें उनको अनुरोध किया गया और बताया भी गया कि ये क्योंकि वास्तव में पिछले साल भी समस्या थी और इस समस्या का समाधान के हेतु इस कार्य को स्वीकृत किया गया है। मुझे यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे कोई भी योजनाएं आए BDO द्वारा
कोई जानकारी नहीं दी जाती है। कोई जानकारी आई श्यामा प्रसाद जी की मुखर्जी से योजनाएं आई थी, उनका पैसा भी आया था और आपदा से भी आया था। SCP पूछा भी मैंने, उन्होंने लिखित में भी दिया मैंने, फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कहते हैं कि वो पिछले वित्त का पैसा है, ये हुआ है, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें, आप अपना देखिए, हम अपना खुद ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम लोगों तक मिल रहा है। इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने लाभार्थियों के साथ मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिव कॉलोनी में मोदी सरकार और अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। माल रोड स्थित पटरी व्यापारियों के साथ भी मुलाकात की, योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी जुटाई गई। के बारे में बहुत अच्छा है। पहले हमने 10 वाला लिया, उसका भी अच्छी तरह निपट गया और उसके बाद 20 वाला मिला। 20 वाला हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, फोन करके बुलाया बैंक में अच्छे से और हमें वो भी मिला है। अब 50 वाला फाइनल हो गया, 50 वाला भी लिया है हमने। अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे और मोदी जी और आगे चलते रहेंगे, हमें मोदी जी के साथ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जन जन को लाभ पहुंचाया है। तो आज उसी के संदर्भ में हमारा एक लाभार्थी संपर्क आयोजन था, जिसमें हमारे युवा मोर्चा, राष्ट्रीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी भी उपस्थित रहे, हमारे मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी, सपना शर्मा, अभिलाष, सभी उपस्थित रहे और हमने सब जगह जाके जन जन से संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आपको क्या क्या लाभ मिले हैं। तो स्वनिधि योजना जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिला है लोगों को। जहां तक बात है हर घर जल हर घर नल की योजना है, सड़क का फायदा सभी को मिल रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, पर जो बेसिक योजनाएं हैं जिसके लिए हमने उनसे फीडबैक लिया कि कहीं आपको किसी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा योजना का लाभ लेने के लिए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत ही आसानी से योजना की हमें सूचना मिली नगर पालिका के माध्यम से और हमने जाके उसमें अपना आवेदन करा और हमें बड़ी आसानी से उस योजना का लाभ मिल पाया। पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं हैं और जो हमारी राज्य सरकार की धामी सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क हम कर रहे हैं। पहले विकसित भारत यात्रा के माध्यम से उन योजनाओं को जो पात्र लोग छूट गए थे उन तक पहुंचाने का काम आपने देखा होगा जनवरी तक हमने किया और उसके बाद हम लाभार्थी संपर्क कर रहे हैं ताकि इन योजनाओं के बारे में फीडबैक मिल सके। जब हम लाभार्थियों से मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कैसे उनको फायदा मिला और क्या होना चाहिए, एक फीडबैक इससे जनरेट हो रहा है। और पार्टियां जहां राजनीति जोड़ तोड़ में जुटी हैं, हम लाभार्थियों के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं, एक तरीके से जनसंपर्क भी इस माध्यम से हम कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सेवा की राजनीति करती है, जमीन पर कार्यकर्ताओं के जरिए हम हर लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 400 पार का मोदी जी ने जो हमें नारा दिया है, लक्ष्य दिया है, उसको हम पूरा अवश्य करेंगे। तो खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के झाला के पास एक बार फिर बंद हो गया है। BRO मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी इस स्थान पर भारी भूस्खलन होने के कारण मार्ग को खोलने में बड़ी कठिनाई आई थी, लेकिन सही समय पर इस स्थान की ढंग से मरम्मत नहीं होती है तो आने वाली 4 धाम यात्रा के लिए यह बड़ा खतरा बन सकता है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस लाइन कैंपस का वार्षिक निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर थाने कोतवाली को आवंटित करने की बात कही। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस कर्मियों की सलामी गारद का निरीक्षण किया। इसके बाद टर्नआउट और शस्त्र ड्रिल बेहतर होने पर पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपाकर इनाम देने की घोषणा भी की। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।